हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग जीव किसे कहते हैं यहाँ तक कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे का बात करेंगे। तो देखिए, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूरे चैप्टर का कंप्लीट नोट्स है। तो आप चाहे तो आप एक अच्छा इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। खास करके बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये सब वीडियो, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इससे आउट एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछता है हर एक साल, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है दांत किसे कहते हैं, और इससे आगे का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अभी। तो दांत किसे कहते हैं, तो मुख गुहा के अंदर एक और मांसल संरचना पाई जाती है जिसे दांत कहते हैं। मुख गुहा मतलब मुंह के अंदर जो है ना एक मांसल संरचना पाई जाती है जो कठोर टाइप का होता है, ठीक है, उसको हम लोग दांत कहते हैं। यह अत्यंत कठोर होता है, यानी मुख गुहा के अंदर एक मांसल संरचना पाया जाता है जो अत्यंत कठोर होता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दांत कहेंगे। और याद रखिएगा कि वयस्क व्यक्ति में, वयस्क मतलब जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति में, खास करके जो यंग है, वयस्क व्यक्ति में यह 32 पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो वयस्क व्यक्ति है उसमें दांत कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना 32 दांत पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे मिला करके। नीचे 16 होता है और ऊपर 16 होता है। तो दांत किसे कहते हैं, समझ में आ गया। दांत किसे कहते हैं, तो मुख गुहा के अंदर यानी मुंह के अंदर एक मांसल संरचना पाई जाती है, उसी संरचना को क्या कहेंगे, दांत कहेंगे। और ये क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है, बहुत ज़्यादा एकदम कठोर होता है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये वयस्क मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो वयस्क मनुष्य में यानी यंग व्यक्ति में 32 पाए जाते हैं। आइए दांत के हम लोग प्रकार को समझते हैं। देखिए, इस फिगर को समझिए, ये क्या है, एक दांत है, यह एक दांत बनाया गया है इस तरह से, ठीक है, ये एक दांत बनाया गया है। देखिए, दांत के कितने भाग होते हैं, समझिएगा। दांत में जो नीचे वाला नुकीला टाइप का होता है ना, इसको बोलते हैं जड़, ये जबड़े के अंदर रहता है, ठीक है, जड़ होता है, ये जड़ या रूट इसको कहते हैं। और दांत के ये वाला जो भाग है, जैसे हम लोग का होता है ना गर्दन, उसी तरह से ये वाला भाग, ये कोना वाला भाग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दांत का जो ये ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये बीच वाला भाग को इसको बोलते हैं कैविटी, ठीक है, ये थोड़ा मुलायम होता है। और दांत का ये जो गोला वाला भाग है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो परत है यहाँ का जो परत है, यहाँ में 2 परत होता है, ठीक है। एक अंदर वाला जो परत होता है उसको बोलते हैं डेटाइन, और उसके ऊपर एक और परत होता है, ठीक है, थोड़ा हल्का लाल कलर का, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, दांत का प्रकार, दांत का संरचना। तो दांत का संरचना और एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दांत का ये जो अंदर वाला भाग है, ये मसूड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है, और ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। पूरे दांत का जो है ना, ये वाला भाग सबसे अत्यंत कठोर होता है, ठीक है। इसको जड़ या मसूड़ा कहते हैं, सॉरी, जड़ या रूट कहते हैं, क्योंकि ये मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है ये। उसके दिए वाला भाग को क्या बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये वाला भाग को गर्दन कहेंगे। और इस तरह से ये वाला जो भाग है ऊपर, इसको बोलेंगे शीर्ष। और इसका बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग, इसको बोलेंगे कैविटी, ठीक है। कैविटी जो है ना अत्यंत कोमल होता है, ये कोमल होता है, मुलायम नहीं होता, मुलायम होता है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ 2 भाग है, यहाँ इसके जो अंदर वाला भाग होगा, भीतरी वाला परत होगा, उसको बोलेंगे डेटाइन, और इसके जो बाहर वाला परत होगा उसको इनामेल कहेंगे, ठीक है। चलिए, आइए अब दांत के हम लोग प्रकार को पढ़ते हैं। ये दांत का संरचना था। देखिए, दांत का प्रकार, दांत के प्रकार, दांत जो है ना, मनुष्य का जो दांत होता है उसका 4 प्रकार होता है। पहला कतरनक, ठीक है, कतरनक कौन सा कहेंगे, ये जो सामने वाला दांत रहता है ना, 2 ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं कतरनक, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये भोजन को काटने का काम करता है। इसके बाद जो साइड वाला 2 दांत होता है, ठीक है, साइड वाला, तो उसको बोलते हैं भेदक, ठीक है। ये भेदक मतलब इसका काम क्या है कि भोजन को ये भेदने मतलब घोंपने का या टुकड़ा करने का काम करता है, ठीक है, भेदने का काम करता है, घोंपने का। इसके अलावा है अग्रचौवर्णक। अग्रचौवर्णक मतलब आगे का जो होता है ना चौवा, देखिए अंदर में कुछ मोटा चौवा है, और मोटा चौवा से थोड़ा और आगे आइएगा तो थोड़ा चौवा होता है, लेकिन वो पतला टाइप का थोड़ा चौवा होता है।
तो इसको बोलेंगे अग्र चौवर्णक, यानी चौवर्णक भीतर अंदर वाला, सबसे अंदर वाला चौवा का बात करें तो वो हो गया चौवर्णक, उससे थोड़ा आगे आ करके बात करें तो हो गया अग्र चौवर्णक। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कतरनक है तो सामने वाले दांत को कतरनक कहते हैं, यानी कि जो हमारे सामने वाला दांत रहता है, ठीक है, उसको कतरनक कहेंगे। यह किसी भी चीज़ को क्या करता है, काटने का काम करता है। कतरनक का काम क्या है, किसी भी भोजन को, हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं उसको काटने का काम करता है। उसके बाद दूसरा है भेदक, ये सामने के दोनों साइड वाले दांत होते हैं जिसे भेदक कहते हैं। ये जो सामने का दोनों साइड वाला दांत होता है, ठीक है, आगे का दोनों साइड वाला दांत, उसको बोलते हैं भेदक। ये क्या करता है, भोजन को भेदने का काम करता है। ठीक है, भेदने मतलब घोंपने, कोई कठोर चीज़ है तो उसको फाड़ने का काम करता है, एक तरह से समझ लो कि फाड़ने का काम करता है। उसके बाद अग्र चौवर्णक, अग्र चौवर्णक मतलब जो पतला टाइप का चौवा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अग्र चौवर्णक। यह क्या करता है, भेदक के बाद वाले दांत, भेदक के बाद वाले हल्के मोटे दांत को, भेदक के बाद वाला, ठीक है, भेदक के बाद वाला मतलब उससे और अंदर जा करके हल्के मोटे वाला जो दांत होता है उसको बोलते हैं अग्र चौवर्णक। अब आगे का बात करें तो आगे है चौवर्णक। तो यह सबसे मोटे वाले दांत को क्या कहते हैं, चौवर्णक, यानी कि चौवा कहते हैं। ठीक है, यह भोजन को पीसने का काम करता है। यह भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। चौवर्णक किसे कहते हैं, तो सबसे मोटा वाला जो अंदर, सबसे अंदर वाला दांत होता है ना, सबसे जो मोटा वाला दांत है आपका, उसको बोलते हैं चौवर्णक। ये क्या करता है, भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करता है। देखिए चौवर्णक का भी काम क्या है, चौवर्णक का भी काम है भोजन को पीसने का, ठीक है, लेकिन जो अग्र चौवर्णक का काम है भोजन को पीसने का, और चौवर्णक का भी काम है भोजन को पीसने का, लेकिन चौवर्णक थोड़ा हल्का करके पीसता है और ये पूरी तरह से भोजन को मिल कर देता है। ठीक है, बहुत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पीस देता है। चलिए, ये हो गया दांत के प्रकार। अब आगे हम लोग समझते हैं दंत अस्थिछयी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है ना कई बार पूछा जाता है कि जो दंत अस्थिछयी होता है, दंत अस्थिछयी किसे कहते हैं। देखिए समझिएगा, दंत अस्थिछयी क्या होता है कि जब हम लोग कोई मीठा चीज़ खाते हैं, खास करके चॉकलेट वगैरह जब खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दांत में वो लसीला होता है ना, जिसके कारण हमारे दांत में क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाता है। और जब हम अपने दांतों की अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है ना बैक्टीरिया से अभिक्रिया करके वहाँ एक अम्ल का निर्माण करता है दांत में, जिसके कारण हमारा दांत क्या होता है, छेद हो जाता है। इसको बोलेंगे दंत अस्थिछयी। यानी कि सीधा सीधा समझो, दंत अस्थिछयी का मतलब क्या हुआ, दांत जो छेद होता है ना उसको बोलेंगे दंत अस्थिछयी। आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं, जब भी हम लोग कोई मीठा चीज़ खाए, चाहे रसगुल्ला खाए, चॉकलेट खाए, तो खास करके ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। वो छोटा जो बच्चा होता है ना, उसका दांत देखना क्या पूरा खा जाता है ना। तो क्यों खाता है, तो क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो खास करके मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट वगैरह, ठीक है, तो चॉकलेट वगैरह खाने के कारण वो दांत को अच्छी तरह से अगर सफाई नहीं करते हैं तो वो चॉकलेट क्या होता है, उसका दांत में चिपक जाता है, उसका जो मीठापन है। और कुछ समय बाद क्या होता है कि अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं दांत को, तो बैक्टीरिया से अभिक्रिया करके वहाँ जो है ना एक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और वो अम्ल मतलब एसिड, ठीक है, तो वो अम्ल क्या करता है, उस दांत को मुलायम कर देता है और दांत में छेद कर देता है। इसी को बोलेंगे दंत अस्थिछयी। ठीक है, तो जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं, जब हम कोई मीठा चीज़ खाते हैं और खाने के बाद दांत को अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं तो वह मीठा चीज़ दांतों में चिपक जाता है। मीठा चीज़ जो भी खाएं क्या होता है, दांतों में चिपक जाता है। तो कुछ समय के बाद बैक्टीरिया अभिक्रिया कर, यानी उस मीठा चीज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया अभिक्रिया कर अम्ल का निर्माण कर देता है। बैक्टीरिया उसमें अभिक्रिया करके क्या करता है, अम्ल का निर्माण कर देता है, अम्ल का निर्माण कर देता है। आगे है निर्माण करता है जो दांतों के, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यहाँ काट दिए हैं, जो दांतों के बाहरी परत को मुलायम कर देता है। अम्ल का निर्माण होने के कारण क्या करता है, वो अम्ल दांतों का जो बाहरी परत है उसको मुलायम कर देता है। ठीक है, यहाँ काटा हुआ है, मुलायम कर देता है, जिसके कारण दांतों में छेद हो जाता है। अम्ल का निर्माण होने के बाद क्या होता है, दांत को मुलायम कर देता है और दांत को छेद कर देता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, दंत अस्थिछयी। चलो, दंत अस्थिछयी आपको समझ में आ गया। एक शब्द में कहा जाए तो दांत का छेद होना दंत अस्थिछयी कहलाता है। दांत कैसे छेद होगा, मीठा चीज़ खाएंगे, साफ़ नहीं करेंगे उसको, तो बैक्टीरिया अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारा दांत क्या होता है, छेद हो जाता है। इसी को बोलेंगे दंत अस्थिछयी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं ग्रसनी किसे कहते हैं। ग्रसनी किसे कहते हैं, ठीक है, तो ग्रसनी किसे कहते हैं, तो मुख द्वार के बाद
खाना जहाँ पहुँचता है ना उसे ग्रसनी कहते हैं। जैसे मुँह हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो मुँह में डालते हैं, मुँह के बाद जो आगे जाता है ना, ये जो पाइप वाला हिस्सा होता है हमारे गर्दन में, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहेंगे ग्रसनी। यानी मुख गुहा के बाद जो हमारा खाना होता है, भोजन होता है, वो जहाँ पे पहुँचता है उसको बोलते हैं ग्रसनी। इसमें 2 द्वार होते हैं, ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, एक को कंठ द्वार कहते हैं और दूसरे को क्या कहेंगे, निगल द्वार कहेंगे। तो मुख गुहा के बाद भोजन जहाँ पे पहुँचता है उसे ग्रसनी कहेंगे। ग्रसनी का 2 भाग होता है, एक को बोलते हैं कंठ द्वार और दूसरे को बोलते हैं निगल द्वार। अब देखिए ये कंठ द्वार निगल द्वार क्या होता है, तो कंठ द्वार के द्वारा क्या होता है कि हवा फेफड़ा तक जाता है। ग्रसनी के आगे यानी मुख गुहा के बाद भोजन जहाँ पहुँचता है उसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो कि ये मुख गुहा है, ये मुंह है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये ग्रसनी है, ठीक। आगे जाने के बाद इसका 2 रास्ता होता है, 2 मुंह हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 2 मुंह हो जाता है। तो एक मुंह को बोलते हैं कंठ द्वार और दूसरे को मान लो कि ये कंठ द्वार है, ठीक है। ये अगर कंठ द्वार है तो ये निगल द्वार है, ठीक है। कंठ द्वार में क्या होता है, कंठ द्वार में हवा जाकर के फेफड़ा तक चलता है और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार में क्या होता है, भोजन जाता है। तो याद रखिएगा जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक वाले भाग को बोलते हैं कंठ द्वार, दूसरे वाले भाग को बोलते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार में क्या होता है कि फेफड़ा जो है हवा जो है फेफड़ा तक पहुँचता है और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार में क्या होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन निगल द्वार जाता है, ठीक है। यहाँ एक झिल्ली लगी हुई होती है, ठीक है। जब हम लोग भोजन करते हैं कहीं भोजन निगल द्वार में ना घुस जाए, इसके कारण क्या होता है यहाँ झिल्ली लगी होती है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये निगल द्वार जो है ना, कंठ द्वार बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारा भोजन क्या होता है, निगल द्वार में पहुँच जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग हवा लेते हैं, ठीक है, हवा लेते हैं तो हवा में क्या होता है कि ये झिल्ली इधर से खुल जाती है, जिसके कारण हम लोग का जो हवा है वो फेफड़ा तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी किसे कहते हैं, तो मुख गुहा के बाद भोजन जहाँ पे पहुँचता है उसे ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी का 2 भागों में बट जाता है, एक वाले भाग को बोलते हैं कंठ द्वार, ठीक है, और दूसरे वाले भाग को बोलेंगे निगल द्वार, ठीक है। दूसरे वाले भाग को क्या कहेंगे, निगल द्वार। कंठ द्वार द्वारा क्या होता है, हवा फेफड़ा तक जाता है। कंठ द्वार में क्या जाता है, कंठ द्वार में हवा जाता है और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार द्वारा क्या होता है, खाना हमारे अमाशय तक पहुँचता है। तो याद रखिएगा कि जो कंठ द्वार होता है, कंठ द्वार में क्या फंसेगा, हवा फंसेगा। निगल मतलब निकलना, क्या निकलते हैं हम लोग, भोजन को निकलते हैं, यानी कि भोजन क्या होगा, निगल द्वार से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रसनी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ग्रसनी ग्रासनी ये सब ये क्वेश्चन नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं अमाशय, ठीक है। देखिए अमाशय किसे कहते हैं, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। अमाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है, मतलब एक थैली टाइप का होता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक थैली टाइप का होता है, मतलब जहाँ क्या होता है, भोजन आकर के सबसे पहले 4-5 घंटा रहता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना, सबसे पहले वो क्या होता है कि ग्रसनी के रास्ते क्या होता है, अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में भोजन जो है ना 4 से 5 घंटा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पचना शुरू हो जाता है इसका। तो अमाशय जो है ना एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहाँ से भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। अमाशय किसे कहते हैं, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, क्या क्या, तो प्रथम भाग को हम लोग कॉर्डियक बोलते हैं, जो मध्य वाला भाग होता है, बीच वाला भाग को फुंडलिक कहते हैं और जो अंतिम वाला भाग होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। तो याद रखिएगा अमाशय किसे कहते हैं, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ से भोजन का पाचन जो है ना, भोजन पचना शुरू होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, पहला भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे वाले भाग को फुंडिक कहते हैं, तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए इसके बाद हम अमाशय के बारे में और एक बार आगे चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन हम लोग के पास कि अमाशय किसे कहते हैं। देखिए अमाशय किसे कहते हैं, अभी तो हमने पढ़ा ना अमाशय किसे कहते हैं, तो अमाशय किसे कहते हैं ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, डबल लिखा गया है, तो अमाशय का पढ़ लिया हम लोग। हाँ आगे है स्तंभाकार इपिथीलियम किसे कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। देखिए स्तंभाकार इपिथीलियम किसे कहते हैं, एक प्रश्न बनता है यहाँ कि जो स्तंभाकार इपिथीलियम होता है वो क्या होता है। तो अमाशय के दीवार में दानेदार संरचना पाया जाता है। जो अमाशय हम लोग का होता है, अमाशय का दीवार में एक दाना टाइप का, जैसे हम लोग का जीभा में होता है ना दाना टाइप का, उसी तरह से अमाशय के दीवार में क्या होता है कि एक दानेदार संरचना पाया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, स्तंभाकार इपिथीलियम। तो याद रखिएगा कि स्तंभाकार इपिथीलियम किसे कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे अमाशय है, सपोज देखिए स्तंभाकार इपिथीलियम क्या होगा, ये हम लोग का अमाशय है, ठीक है। मान लो कि इस टाइप का हम लोग का अमाशय है, तो इसका दीवार में क्या होता है, इस तरह का जो है ना
दानेदार पाया जाता है। ठीक है, इस तरह का दानेदार संरचना पाया जाता है, इसी को बोलेंगे स्तंभाकार इपिथेलियम। आ गया समझ में? ये हम लोग का अमाशय है। अमाशय की दीवार में इस तरह का क्या होता है कि दानेदार संरचना पाया जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसी दानेदार संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभाकार इपिथेलियम कहेंगे। ठीक, यह अंदर की ओर क्या होता है? धंसा हुआ होता है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह है स्तंभाकार इपिथेलियम। ठीक, इसमें इस तरह का दानेदार संरचना पाया जाता है। ये देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ठीक है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो अमाशय की दीवार में दानेदार संरचना पाई जाती है, इसी संरचना को क्या कहेंगे? स्तंभाकार इपिथेलियम कहेंगे। और स्तंभाकार इपिथेलियम में क्या होता है कि ये जो दानेदार संरचना होता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। यह इसमें 3 कोशिका पाया जाता है। जो स्तंभाकार इपिथेलियम है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो स्तंभाकार इपिथेलियम होता है उसमें कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो स्तंभाकार इपिथेलियम है उसमें 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? स्तंभाकार इपिथेलियम किसे कहते हैं? तो अमाशय के दीवार में एक दानेदार संरचना पाया जाता है, जिसे स्तंभाकार इपिथेलियम कहते हैं। और स्तंभाकार इपिथेलियम में क्या होता है कि अंदर की ओर यह धंसा हुआ रहता है, मतलब ये जो दानेदार संरचना पाया जाता है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्तंभाकार इपिथेलियम बोले ना अभी, स्तंभाकार इपिथेलियम क्या कहेंगे? अमाशय के दीवार में दानेदार संरचना पाया जाता है, उसको बोलेंगे स्तंभाकार इपिथेलियम। तो जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि किसे कहेंगे? तो स्तंभाकार इपिथेलियम अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा। जो अमाशय ग्रंथि का निर्माण करता है, वो जो इपिथेलियम होता है ना, अमाशय ग्रंथि का निर्माण होता है, इसमें इसे क्या कहते हैं? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं। आ गया समझ में? अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो स्तंभाकार इपिथेलियम जो होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जो क्या करता है? जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, इसे अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहेंगे। फिर से एक बार समझिए, ये हम लोग का क्या है? अमाशय है। ठीक है, तो अमाशय में देखिए इस तरह का जो है ना दानेदार संरचना पाया जाता है, इस तरह का। ठीक है, तो ये दानेदार संरचना क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ये देखो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। इसे तो सबसे पहले कहेंगे स्तंभाकार इपिथेलियम है। तो ये जो स्तंभाकार इपिथेलियम है, यह एक ग्रंथि का निर्माण करता है। ये जो स्तंभाकार इपिथेलियम है, यह एक ग्रंथि का निर्माण करता है। उसी ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे? जठर ग्रंथि या जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि कहेंगे। ठीक, चलिए आगे की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय ग्रंथि कितने प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है? जो अमाशय ग्रंथि होता है वो कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है? यानी सीधा सीधा ये समझो कि अमाशय ग्रंथि में, ठीक है, अमाशय में कितने प्रकार का कोशिका पाया जाता है? तो अमाशय ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है? तो आइए इसका बात करते हैं। देखिए यहाँ कि जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं, 3 तरह के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि 3 तरह के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला श्लेष्मा, दूसरा अम्लजन, तीसरा जाइमोजिन। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार का कोशिका। क्या क्या? तो श्लेष्मा, पहला कोशिका का नाम क्या है? श्लेष्मा, दूसरा अम्लजन और तीसरा जाइमोजिन। अब बात करते हैं कि जो श्लेष्मा होता है उसमें से कौन सा रस निकलता है? जो श्लेष्मा कोशिका है उसमें कौन सा रस निकलेगा? तो याद रखिएगा जो श्लेष्मा कोशिका होता है, श्लेष्मा से म्यूकस नामक रस का निर्माण होता है। जो श्लेष्मा कोशिका होता है, अमाशय में 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है, श्लेष्मा, अम्लजन और जाइमोजिन। तो जो श्लेष्मा कोशिका होता है उसमें म्यूकस नामक रस का निर्माण होता है। ठीक है, और जो अम्लजन कोशिका होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नामक रस का निर्माण होता है। तो अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा से म्यूकस रस निकलता है। और जो जाइमोजिन कोशिका होता है उसमें क्या होता है कि जाइमोजिन कोशिका में पेप्सिनोजेन नामक रस का निर्माण होता है। जाइमोजिन कोशिका में पेप्सिनोजेन नामक रस निकलता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। देखो इन तीनों का सम्मिलित रूप, इन तीनों का कहने का मतलब ये है कि जैसे श्लेष्मा हो गया, अम्लजन हो गया, उसके बाद जाइमोजिन हो गया, इन तीनों का सम्मिलित रूप मतलब मिला करके, ठीक है, जठर रस कहते हैं। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो
तीनों को क्या कहेंगे, जठर रस कहेंगे। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। जो जठर रस होता है वो भोजन को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो श्लेष्मा है। जैसे श्लेष्मा म्यूकस रस निकला, HCl रस निकला, पेप्सिनोजन रस निकला, इसका काम क्या क्या है। देखिए जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन अम्लीय बनाता है तथा कीटाणुनाशक भी होता है। यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना काफ़ी खतरनाक अम्ल होता है। जैसे होता है ना एसिड किसी पर फेंक दो वो जल जाएगा। अब सोच करके देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उसी तरह से अभिक्रियाशील होता है, खतरनाक होता है, लेकिन ये हमारे क्या होता है, अमाशय में रहता है। तो अमाशय को छेद क्यों नहीं कर देता। होता है ना, एक सवाल पैदा हो सकता है मन में, सर कि जिस प्रकार एक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड के बराबर पावर है, तो एसिड जो है ना किसी भी व्यक्ति को जला देता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे अमाशय को जला क्यों नहीं देता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जायज़ है। देखिए इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो है, तो इसको, ये ज़्यादा अम्ल है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अमाशय में कुछ ना कुछ है। क्या है, आगे बात करते हैं। फिलहाल इतना समझो कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसका काम क्या है हमारे अमाशय में, तो हम लोग जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के दौरान जो कीटाणुनाशक, ठीक है, जो जीवाणु वगैरह, जो कीटाणु वगैरह हम लोग खा लेते हैं, या जो भोजन के साथ जो हानिकारक पदार्थ चल जाता है हमारे शरीर में, तो उसको क्या करता है, नाश करने का काम करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो म्यूकस हो गया, श्लेष्मा जो कोशिका है उससे क्या निकलेगा, म्यूकस रस निकलेगा। ये म्यूकस रस का काम क्या है, तो यह अमाशय के दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, जो म्यूकस रस होता है उसका कार्य क्या है, तो ये अमाशय के दीवार को ना सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय का जो दीवार है टूट फूट ना जाए उसके लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है पेप्सिनोजन। देखो यह एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजन क्या करता है, जो भी एंजाइम होता है उसको पेप्सिन में बदल देता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। पेप्सिनोजन क्या करता है कि एंजाइम को पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को, जो पेप्सिन प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यही करता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो कीटाणुनाशक सामान चल जाता है उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। उसके बाद म्यूकस कोशिका का काम क्या है, तो ये हमारे अमाशय के जो दीवार है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और पेप्सिनोजन क्या करता है, तो जो एंजाइम होता है उसको पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, वो एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पेप्सिन या अल्सर किसे कहते हैं, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब HCl का स्राव, यानी जब पेट में, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा होने लगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, थोड़ा खतरनाक होता है ना, तो जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ना ज़्यादा होने लगे, तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। हमारे जो अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। उसके बाद जो श्लेष्मा कोशिका है उससे क्या होता है, म्यूकस रस निकलता है। तो अगर हमारे शरीर में जो हमारे अमाशय में है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वो खतरनाक है, हो सके अमाशय को जला दे, तो क्या करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा निकलता है, तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस इसको क्या करना, कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा हो जाता है और म्यूकस कम निकलने लगता है, सोचिएगा म्यूकस कम निकलने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है। जब हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकल रहा और जो उसको कंट्रोल करने वाला है म्यूकस रस, उसका निर्माण अगर कम ही हो रहा है, तो हमारे पेट में क्या होगा, अम्लता बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, अमाशय की दीवार में जख्म बन जाता है। हमारी जो अमाशय है उसके दीवार में जख्म टाइप का बन जाएगा। इसी जख्म को क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहेंगे। आया समझ में, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। तो जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव ज़्यादा होने लगता है, तो म्यूकस का निर्माण कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे पेट में क्या होता है, अम्लता बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे पेट के अमाशय में क्या होता है, अमाशय के दीवार में जख्म हो जाता है। इसी जख्म को क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहेंगे। और याद रखिएगा, ये जो पेप्टिक अल्सर होता है क्यों होता है, तो यह लंबे समय तक भोजन ना करने के कारण होता है।
अगर हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो लंबे समय तक भोजन अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे अमाशय है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रस ज़्यादा हो जाएगा और जो म्यूकस रस होता है उसका निर्माण कम होगा। अब म्यूकस रस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कंट्रोल करने का काम करता है। तब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाएगा, म्यूकस रस का निर्माण कम होगा, तो क्या होगा, म्यूकस जो है ना उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे अमाशय का जो दीवार है उसको जख्म कर देता है। ठीक है, जख्म कर देता है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण क्या होता है, अमाशय के दीवार में जख्म हो जाता है। इसी जख्म को क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहेंगे। और याद रखना पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, तो लंबे समय तक भोजन नहीं करने के कारण हमें पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक, चलिए आगे की बात करें। देखिए अगला है उपापचय। उपापचय क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपापचय क्या है। तो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को, जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया है सभी को क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी उपापचय जो होता है दो प्रकार का, एक उपापचय, एक होता है अपपचय। ठीक है, उपापचय में क्या होता है, इसमें अणु जुड़ता है। उपापचय में अणु जुड़ता है और अपपचय में क्या होता है, अणु टूटता है। तो याद रखिएगा, अपापचय किसे कहते हैं, तो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को, सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें क्या होता है, अणु जुड़ता है। पहला क्या होता है, उपापचय होता है, उपापचय होता है। उपापचय में क्या होता है, अणु जुड़ता है। और अपपचय, अप मतलब टूटना, अपचय में क्या होता है, अणु टूटता है। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ लिखा गया है। जैसे कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो सजीव अगर है या निर्जीव है, तो अगर सजीव है तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो सजीव है। ठीक है, तो आइए इसका समझते हैं। देखिए कोई भी वस्तु सजीव है, इसको इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का मापदंड का सहारा लिया जाता है। देखिए अगर कोई भी वस्तु सजीव है तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए श्वसन प्रक्रिया जो होता है ना, श्वसन मतलब अगर कोई सजीव है तो सांस तो लेगा भैया। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सजीव हैं, तो हम लोग कैसे पता चलेगा, जो आदमी सांस लेता है वो सजीव है। अगर मान लो कि जो व्यक्ति सांस लेता ही नहीं है तो क्या होगा, वो निर्जीव हो गया, क्योंकि वो मर गया। तो मरने वाला व्यक्ति थोड़े सांस लेगा, जो आदमी जीवित है वो तो सांस लेगा ही। तो कैसे पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ सजीव है या नहीं, निर्जीव है, तो वो अगर सांस लेता है तो वह सजीव है। जैसे पेड़ पौधा का बात करें तो पेड़ पौधा भी सजीव ही होता है, वो भी सांस लेते हैं। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधा ही ग्रहण करते हैं ना, तो पेड़ पौधा ही कहीं ना कहीं वो भी सजीव है। तो कोई भी वस्तु जो है ना सजीव है कि निर्जीव है, इसका पता कैसे करेंगे, तो श्वसन प्रक्रिया का मापदंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस दैनिक कार्य को संपन्न करते हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान। श्वसन प्रक्रिया नहीं हुआ तो हम लोग अपना जो पर डे का काम है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के कारण हम लोग जीवित रहते हैं। तो कोई भी वस्तु जीवित है अथवा निर्जीव है, इसके लिए कौन सा मापदंड का प्रयोग करेंगे, श्वसन प्रक्रिया का। चलिए आगे बात करते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इससे भी पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था। आइए और एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, तो अमीबा एक कोशिकीय के प्राणी होते हैं। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय के प्राणी होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय के प्राणी होता है, जिसका कोई क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहना। ठीक है, प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक को उत्पाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, तो अमीबा जो है ना एक कोशिकीय प्राणी है। इसके बारे में लिखेंगे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय
क्या है, जीभ है। और ये अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है और इसका आकार जो है ना निश्चित नहीं होता है। मतलब अमीबा कभी इस टाइप का रहता है, कभी इस टाइप का, कभी इस टाइप का, मतलब कोई फिक्स इसका आकार नहीं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। सॉरी, हाँ, यह अपना भोजन के लिए क्या करता है, प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल से, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से उत्पाद प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये VVI क्वेश्चन है और जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम में, उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि जो मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र है इसके बारे में आप वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें, मनुष्य का जो पाचन शक्ति है यानी खाना वगैरह जो पचता है वो किस प्रकार पचता है, इसके बारे में वर्णन करें। देखिए, मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसमें कुछ प्रमुख अंग होते हैं और कुछ ग्रंथि भाग लेते हैं। क्या क्या, तो सबसे पहला बात करें मुख गुहा का। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, मुख गुहा का होता है। भोजन पाचन की शुरुआत मुख से होती है, यानी हम लोग जो भी कुछ खाते पचाते हैं तो उसका शुरुआत कहाँ से होगा, मुंह से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मुंह में डालेंगे। ठीक है, मुख जिस गुहा से जुड़कर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख, हमारे मुख जो है जिस गुहा से खुलकर निकलती है उसे क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे। इसमें क्या होता है, मुंह के अंदर दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि मतलब जो हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं उसको लसलसा करने का काम करता है लार ग्रंथि। अगर लार ग्रंथि नहीं होगा तो सोच के देखो, हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना वो तो अटक जाना चाहिए, नहीं अटकता है। इसका रीज़न यही है कि लार ग्रंथि क्या करता है, हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसको लसलसा कर देता है। ठीक है, जिसके कारण वो जो ना भोजन हमारे गले में अटकता नहीं है, सीधे सरक जाता। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो मुख है, मुंह के अंदर दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य क्या होता है, हमारे जो मुंह के अंदर दांत होता है तो दांत का कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, दांत जो होता है हमारे मुंह में, तो दांत क्या होता है, हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना काम होता है। इसके अलावा जो लार ग्रंथि का बात करें तो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। लार ग्रंथि क्या होता है, लार ग्रंथि लार स्रावित होता है, मतलब लार निकलता है। ठीक है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का काम करता है। लार ग्रंथि से लार निकलता है और जीभ क्या करता है, उस लार को मिलाने का काम करता है, उलट पुलट करके। ठीक है, ये हमने मुख गुहा के बारे में समझा। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रसनली। ठीक है, ग्रसनली क्या होता है, तो यह मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं सबसे पहला तो पार्ट उसका मुख गुहा होता है, मुंह में जाता है। ठीक है, उसके मुंह के बाद आगे जो पार्ट होता है ये ग्रसनली होता है। ठीक है, ये गला का गर्दन जो पाइप वगैरह दिख रहा है ना उसको बोलते हैं ग्रसनली। ठीक है, तो ग्रसनली में क्या होता है कि यह नली के आकार की संरचना होती है। ग्रसनली क्या होता है, नली के आकार का, मतलब पाइप आकार का संरचना होता है जो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करती है। ग्रसनली क्या करता है, जैसे हम लोग सबसे पहले मुंह में भोजन डालते हैं, मुंह में डालने के बाद क्या होता है वो ग्रसनली में आता है। तो ग्रसनली क्या करता है, उस भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह किसी भी एक एंजाइम का स्राव नहीं करता है, मतलब जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी में किसी प्रकार का रस नहीं निकलता, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं बनता है इसमें। आगे बात करते हैं अमाशय का। देखिए अमाशय, तो अमाशय के नीचे आगे, अमाशय के नीचे मतलब अमाशय का नीचा साइड और आगे वाला भाग में थैलीनुमा संरचना कहा जाता है। अमाशय के नीचे आगे थैलीनुमा, यानी अमाशय को क्या होता है, एक तरह से सीधा समझो, अमाशय एक इसको हटा सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप क्या करना, यहाँ छोड़ देना, सीधा सीधा लिखना कि अमाशय एक अमाशय थैलीनुमा संरचना, उल्टा हो गया, सॉरी। चलिए यहाँ देखिए, अमाशय क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी भोजन वगैरह करते हैं सबसे पहले मुंह गुहा में जाता है, यानी मुंह में जाता है, फिर उसके बाद मुंह से अगला पार्ट क्या होता है, ग्रसनली में जाता है। ग्रसनली के बाद क्या होता है, ग्रसनली उस भोजन को अमाशय में पहुँचा देता है। तो ग्रसनली के नीचे आगे, यानी ग्रसनली के नीचे लेकिन आगे साइड एक थैलीनुमा क्या होता है, संरचना पाया जाता है जिसे अमाशय कहेंगे। तो ग्रसनली के नीचे आगे थैलीनुमा संरचना
संरचना को क्या कहेंगे, आमाशय कहेंगे, जिसका आकार अंग्रेजी के जे नहीं सॉरी यू होगा, अंग्रेजी के यू आकार का होता है। ठीक है, आमाशय का आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के जो यू होता है ना, इस टाइप का होता है। ठीक, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। याद रखना, आमाशय में जब हम लोग जो भोजन करते हैं वो आमाशय में कितना समय तक रहता है, तो 3 से 4 घंटा रहता है। और आमाशय से भोजन क्या होता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन क्या होता है, आमाशय में 3 से 4 घंटा रहता है। आमाशय में गार्हालेयी पदार्थ को कायम कहा जाता है, यानी आमाशय में एक गार्हालेयी पाया जाता है। आमाशय में एक गार्हालेयी पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कायम, जबकि तरल पदार्थ को साइल कहा जाता है। आमाशय में जो गार्हालेयी पाया जाता है उसको कायम कहते हैं, और आमाशय के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल मतलब ढीला टाइप का, ठीक है, तो उसको बोलेंगे चाइल। आमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। तो आमाशय में 2 प्रकार का स्राव होता है, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। क्या क्या, एक होता है पेप्सिन और दूसरा लाइपेज। तो याद रखना, आमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, 2 प्रकार का, एक पेप्सिन दूसरा लाइपेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आमाशय के बाद भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है, जैसे आमाशय हुआ, आमाशय से निकल करके भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पहुँचता है। अब छोटी आंत के बारे में समझिए, यह आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य का जो आहारनाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। ठीक है, तो यह आहारनाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई क्या होता है, 6 से 7 मीटर होता है। जो छोटी आंत की लंबाई, याद रखना, छोटी आंत की लंबाई कितना हुआ, 6 से 7 मीटर। ठीक है, तो आमाशय जो है ना, जो आहारनाल होता है हम लोग का, आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। कुल आहारनाल की लंबाई कितना होगा, कुल आहारनाल का लंबाई 8 से 9 मीटर ना, 8 से 10 मीटर, हाँ 8 से 10 मीटर। जिसमें क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई खुद सबसे लंबाई ही है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। भोजन का जो पाचन शुरू होता है एकदम पूरी तरह से पाचन, उससे भोजन पचना शुरुआत होता है आमाशय से। ठीक है, तो उसके बाद जो संपूर्ण पूरी तरह से जो भोजन पचने का काम होता है वो छोटी आंत के इलियम में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। इलियम भाग में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, संरचना होती है जिसे बिलाई कहते हैं। तो इलियम भाग में, याद रखना, जो इलियम भाग होता है, छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है वह उंगली संरचना के आकार का होता है, जिसको बोलते हैं बिलाई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, भोजन क्या होता है, छोटी आंत से कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँच जाता है। ठीक, तो इसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत का लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.5 से 2 मीटर, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऐसे अनुमान किया था 1.5 से 2 मीटर होती है। इसमें भोजन का क्या होता है, पाचन नहीं होता। देखिए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होगा, आमाशय से पचना स्टार्ट होगा। उसके बाद वो आमाशय के बाद क्या हो जाता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। जब भोजन पूरे पच गया है छोटी आंत में, तो बड़ी आंत में थोड़े भोजन का पाचन होगा। तो याद रखना, बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बड़ी आंत का काम क्या है, तो इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। यह जल अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत का काम क्या है, यानी कि भोजन के साथ जो लसीला पदार्थ जाता है, जो अगर जो भोजन करते हैं, भोजन के साथ अगर कोई पानी टाइप का, लिक्विड टाइप का रह गया हो, तो बड़ी आंत का काम क्या है कि भोजन के साथ जो भी लिक्विड टाइप का चीज़ आता है, पानी टाइप का, उसको अवशोषित करने का काम करता है। और अपचयी पदार्थ को आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, अपचयी पदार्थ को मलद्वार के सहारे बाहर निकाल देता है। बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम भोजन को पचाना नहीं होता है, बल्कि जो भोजन आता है, ठीक है, उसमें जो पानी होता है, ठीक है, जल जो होता है भोजन के साथ, उसको सोखने का काम करता है। और बिना पचे पदार्थ, मतलब जो पदार्थ नहीं पचता है, उसको मलद्वार तक ले आने का सहारा करता है, मलद्वार तक बाहर निकालता है, मतलब लेटरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है, जिसे रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टम। याद रखिएगा, यहाँ रेक्टम है, थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ है, रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, तो जो मलद्वार से जो बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत का काम भोजन पचाना नहीं होता है, बल्कि भोजन के साथ जो जल आता है उसको अवशोषण करने का काम है, और इसे मलद्वार के द्वार से बाहर निकालना काम होता है।
मलद्वार से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल्स कर दिए। तो ये 5 नंबर या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मनुष्य का पाचन तंत्र को सचित्र मतलब चित्र सहित वर्णन करें। तो याद रखिएगा, मनुष्य का पाचन तंत्र में जितने भी भाग लेते हैं, जैसे मुख सबसे पहला पार्ट होता है, इसके बारे में लिख देना। ग्रसनली भाग होता है, ग्रसनली के बारे में लिख देना, आमाशय के बारे में। ठीक है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, यानी 5 पार्ट होता है। किसी भी भोजन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह में डालते हैं तो मुख के बारे में लिखना, उसके बाद आता है वो ग्रासनली में आता है तो ग्रासनली के बारे में लिखना दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर ग्रासनली में वो कहाँ पहुँचता है, ग्रासनली से आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय के बारे में आपको लिखना है तीसरा नंबर में। चौथा नंबर आमाशय के बाद क्या होता है, वो छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के बारे में लिखना है। छोटी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत में पहुँचता है तो बड़ी आंत के बारे में आपको लिखना है। बड़ी आंत के बाद क्या होता है, वो और आगे कहीं नहीं जाता, सीधे सीधे मलद्वार द्वारा निकल जाता है। और हाँ, यहाँ देखिए उसका जो आहरनल का फोटो होता है, मनुष्य के आहरनल का, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर उतार लीजिएगा। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसको सिर्फ हम बता देते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VBI क्वेश्चन है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। यानी हमारे आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है उसका काम क्या है, उसका काम क्या है। तो आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होती है। हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है पर डे का बात करें तो कम से कम लगभग जो है ना 3 लीटर बनता है। तो आमाशय क्या होता है कि जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, तो याद रखिएगा, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी हमारे आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उसका बहुत बड़ा काम है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना हमारे जो आमाशय में बनता है वो पर डे 3 लीटर बनता है, जिसका प्रमुख कार्य यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु जाता है उसको नष्ट करने का काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है। और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी भोजन के साथ जो भी जीवाणु जाता है उसको नष्ट करना, और हमें क्या करना है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस, आमाशय का जो जठर ग्रंथि होता है उससे जठर रस निकलता है तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। हमारे क्या होता है, जठर ग्रंथि से क्या होता है, जठर रस निकलता है। आमाशय ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, तो जठर रस निकलता है और पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टान कहते हैं। ठीक है, तो आप उतना नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में बना करके लिख देना कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारे शरीर से, इतना तो जरूर पहले लिखना कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारे शरीर से प्रतिदिन क्या निकलता है, 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख काम क्या होता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, अब अगर इतना भी लिख देते हैं एग्जाम में 2 नंबर के लिए तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का बात करते हैं। ये देखो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण जो है ना इसको नहीं तो आज हम यहीं रोक देते हैं, और जो भी इससे आगे का काम होता है, आगे का जो भी क्वेश्चन बच जाता है, कितना क्वेश्चन बचा, चलो बहुत सारा बचा हुआ है अभी, तो ऐसा करते हैं यहीं तक रोक देते हैं। इसके आगे का जो होगा ना 5 मार्क्स वाला कुछ क्वेश्चन बच जाता है, जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वो हमने कर लिया। अब जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है, और एक क्लास में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो इससे पहले एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, तो आप पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, तब ये वाला पार्ट और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच में बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।